नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो पेपर है, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया और जिसका पेपर कोड है SOC 202F, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अपराधी पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, यह कथन किस संप्रदाय का है? तो यह जो कथन है ये प्रारूपवादी संप्रदाय का है, जिसको इतावली संप्रदाय भी कहते हैं। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि सदरलैंड के अनुसार अपराध क्या है? तो सदरलैंड के अनुसार अपराध एक सीखा हुआ व्यवहार है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार गृह किशोर अपराधियों के लिए है? तो किशोर अपराधियों के लिए बोस्टल स्कूल है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जब एक उच्च पदस्थ व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान धोखाधड़ी करता है तो उसे कहते हैं, तो उसी को सफेद पोश अपराध कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिमिनोलॉजी जो पुस्तक है वो सदरलैंड और क्रिच के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। एनोमी की स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? तो एनोमी की स्थिति में व्यक्ति जो है सामाजिक मानदंडों को नकारता है और उसका उल्लंघन करता है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भारत में प्रथम बोस्टल स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम बोस्टल स्कूल की स्थापना मद्रास में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध विहीन पीड़ित माना जाता है? तो अपराध विहीन पीड़ित जो है मादक द्रव्य व्यसन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, विचलन का सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन मॉडल किसने दिया? तो विचलन का सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन मॉडल जो है R.K. मर्टन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, साइबर अपराध का सबसे आधुनिक रूप क्या है? तो साइबर अपराध का सबसे आधुनिक रूप है फिशिंग और रैनसमवेयर। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्रोबेशन का अर्थ क्या है? तो प्रोबेशन का अर्थ होता है अपराधी को शर्त के साथ समाज में रहने की अनुमति देना। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, द क्रिमिनल माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्रिमिनल माइंड जो पुस्तक है वो इसाक रे के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संथानम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो संथानम समिति का जो संबंध है वो भ्रष्टाचार निवारण से है। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार के लिए लाल फीताशाही मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो भ्रष्टाचार के लिए लाल फीताशाही जो है मुख्य रूप से नौकरशाही में पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है 1964 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, विद्रोही आत्महत्या कब होती है? तो विद्रोही आत्महत्या तब होती है जब समाज में अचानक भारी परिवर्तन या संकट आता है। तो ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, आतंकवाद का वैश्विक नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके माध्यम से अधिक सक्रिय है? तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक सक्रिय है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नशीला पदार्थ सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में आता है? तो LSD जो है सिंथेटिक ड्रग की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत कार्य होते हुए भी एक सामाजिक तथ्य है, यह किसने कहा? तो यह जो है एमिल दुर्खीम के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को कम करने में कैसे सहायक है? यह सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। तो बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि आतंकवाद की समस्या को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो सबसे प्रभावी तरीका है बातचीत करना और सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, समाज में भाग्यवादी आत्महत्या कब देखी जाती है। तो समाज में भाग्यवादी आत्महत्या तब देखी जाती है जब अत्यधिक सामाजिक नियंत्रण या गुलामी की स्थिति में व्यक्ति होता है। तो ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार को मापने के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, एब्सोल्यूट पावर्टी यानी निरपेक्ष गरीबी का मापन किस आधार पर किया जाता है। तो निरपेक्ष गरीबी का जो मापन है वो न्यूनतम कैलोरी उपभोग या आय के आधार पर किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गुन्नार मिर्डल ने एशियाई देशों की गरीबी के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। तो एशियाई देशों की गरीबी के लिए गुन्नार मिर्डल के द्वारा संचयी कारणता का सिद्धांत दिया गया। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 29 और 30 करता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हैं। तो 27% आरक्षण प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक है। तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाला जो प्रमुख कारक है वो स्थानीय भाषा के प्रति अत्यधिक मोह है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सच्चर समिति की रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या था। तो सच्चर समिति की रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष था मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दलितों के समकक्ष है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संप्रदायवाद का अर्थ है। तो संप्रदायवाद का अर्थ होता है अपने धर्म को दूसरों धर्मों से श्रेष्ठ मानकर घृणा करना। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है। तो अब इसका नाम जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, गरीबी दूर करने का सबसे स्थायी उपाय क्या है। तो शिक्षा और रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, दहेज को समाजशास्त्रीय रूप से क्या माना जाता है। तो दहेज को समाजशास्त्रीय रूप से एक सामाजिक बुराई और संस्थागत जबरन वसूली माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक के लिए मुख्य आधार क्या है। तो तलाक के लिए मुख्य आधार है आपसी सहमति, क्रूरता, जीवन साथी का लापता होना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत पीड़ित कौन हो सकता है। तो इसके अंतर्गत पीड़ित वो कोई भी महिला जो उस घर में साझा निवास में रहती है हो सकती है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, परिवार के टूटने का एक मनोवैज्ञानिक कारण है। तो अहम का टकराव परिवार के टूटने का एक मनोवैज्ञानिक कारण माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अंतर पीढ़ी संघर्ष को जनरेशन गैप किसने कहा। तो अंतर पीढ़ी संघर्ष को जनरेशन गैप जो है मार्गरेट मीड के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, वृद्धों के लिए भारत में राष्ट्रीय वृद्धावस्था नीति कब घोषित की गई। तो राष्ट्रीय वृद्धावस्था नीति जो है 1999 में घोषित की गई थी। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, दहेज हत्या के मामले भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आते हैं। तो धारा 304 बी के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न है स्त्री धन का क्या अर्थ है? तो स्त्री धन का अर्थ होता है विवाह के समय महिला को मिले उपहार और गहने जिन पर उसका अधिकार होता है। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी का मुख्य आधार क्या होता है? तो तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी का मुख्य आधार जो है बच्चे का सर्वोत्तम हित होता है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय परिवार में क्या परिवर्तन आया है? तो भारतीय परिवार जो है संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर झुकाव इनका बढ़ा है। तो ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भरण पोषण का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो भरण पोषण का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का एक प्रमुख कारण है। तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जो एक प्रमुख कारण है वो बुजुर्गों की आर्थिक निर्भरता है। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है जीडीपी की तुलना में PQLI क्या दर्शाता है? तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सामाजिक विकास के लिए न्यायपूर्ण वितरण क्यों आवश्यक है? ताकि समाज में असमानता कम हो और शांति बनी रहे। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है विकास का ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? तो ऊपर से नीचे की ओर लाभ पहुंचाना है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मापता है? तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच विकास की उपलब्धियों में अंतर को मापता है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास के कारण होने वाला नकारात्मक प्रभाव है। तो आर्थिक विकास के कारण होने वाला जो नकारात्मक प्रभाव है वो पर्यावरण प्रदूषण और विषमता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल जो संख्या है वो 17 है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि समाज का विकास समाज शास्त्र में किस अवधारणा के करीब है? तो सामाजिक उद्विकास के करीब है। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बाजार के लिए खोलना और नियंत्रण कम करना। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है विकासशील देशों में विकास की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो विकासशील देशों में विकास की सबसे बड़ी बाधा है पूंजी और तकनीकी का अभाव। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भारत में किस योजना में शुरू हुआ? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है आर्थिक विकास के लिए मानव पूंजी का क्या अर्थ है? मानव पूंजी का अर्थ है लोगों का कौशल ज्ञान और अनुभव। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है समावेशी विकास का अर्थ है। समावेशी विकास का अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचना। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है रोस्टो के अनुसार आत्मस्फूर्ति की अवस्था क्या है? तो जब विकास की गति स्वतः बढ़ने लगती है तो उसी को आत्मस्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है डेनियल लर्नर ने इम्पैथी यानी कि समानुभूति को किसके लिए अनिवार्य माना? तो आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य माना। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडर डेवलपमेंट इज नॉट ए लैक ऑफ डेवलपमेंट बट ए टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यह विचार किसका विचार है? किसके द्वारा यह विचार दिया गया है? तो यह विचार जो है एजी फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है स्मेल्सर के अनुसार आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। तो धर्मनिरपेक्षता आधुनिकीकरण का एक लक्षण है। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कोर और परिधि के बीच जो देश आते हैं उन्हें वालर स्टीन ने क्या कहा है? तो अर्ध परिधि कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देश पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि विकसित देशों ने उनका शोषण किया है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है यह सिकंदर गेरसेन क्रोन के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिकीकरण का एक तरफा सिद्धांत कौन सा है। तो आधुनिकीकरण का एक तरफा सिद्धांत जो है रोस्टो का चरण सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लर्नर के अनुसार परंपरागत व्यक्ति और आधुनिक व्यक्ति में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर जो है मानसिक गतिशीलता का है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा किसने दी। तो यह जो अवधारणा है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वैश्वीकरण के दौर में संस्कृति का संकरण क्या है। तो संस्कृति का संकरण जो है स्थानीय और वैश्विक संस्कृतियों का मेल है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कार्डोसो और फ्लेटो हैं। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कृषि का व्यवसायीकरण क्या दर्शाता है। तो भारत में कृषि का व्यवसायीकरण जो है बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन का मुख्य कारण क्या है। तो प्रतिभा पलायन का मुख्य कारण है अपने देश में उचित अवसर और सुविधाओं का अभाव। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, किसानों की ऋणग्रस्तता के लिए साहूकारी प्रथा कैसे जिम्मेदार है। तो 76 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यधिक ब्याज दर और धोखाधड़ी के कारण। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अब किस रूप में जानी जाती है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण होता है अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन और कौशल का मेल न होना। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य फोकस क्या है। तो द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य फोकस जो है टिकाऊ कृषि और दलहन तिलहन है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इंडिया अभियान बेरोजगारी कम करने में कैसे सहायक है। तो इस 81 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ई कॉमर्स और ऑनलाइन रोजगार के अवसर बढ़ा करके बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, कृषि संकट के समाधान के लिए स्वामीनाथन आयोग ने क्या सिफारिश की थी। तो स्वामीनाथन आयोग के द्वारा सिफारिश किया गया था कि लागत का 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है। तो बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है तनाव, अवसाद और हीन भावना। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य की संस्कृति किस क्षेत्र में अधिक विकसित हुई है। तो यह संस्कृति जो है सेवा क्षेत्र में अधिक विकसित हुई है। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी कि पारिस्थितिकी पदचिन्ह क्या मापता है। तो पारिस्थितिकी पदचिन्ह जो है मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की मांग और खपत को मापता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, विकास जनित विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव किस समुदाय पर पड़ता है। तो विकास जनित विस्थापन का सबसे अधिक प्रभाव जो है आदिवासी और ग्रामीण गरीबों पर पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, इन्वायरमेंटलिटी की अवधारणा किसने दी। तो यह जो अवधारणा है वो अरुण अग्रवाल के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिसको कहा जाता है, वो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कर देता है, उसका यही परिणाम होता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बड़े बांध के विरोध में शुरू हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर बांध के विरोध में शुरू हुआ था। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं,
इको फेमिनिस्ट यानी पारिस्थितिकी नारीवाद की प्रमुख विचारक कौन हैं? तो वंदना शिवा हैं। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया? तो 1987 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, विस्थापितों के लिए जमीन के बदले जमीन की नीति का क्या लाभ है? तो 92 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी आजीविका सुरक्षित रहती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उस समय उत्तर प्रदेश से हुई थी, लेकिन अब वह जगह उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड से ही हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? तो न्यूनतम जो है 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, स्टोलन हार्वेस्ट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका जो है वंदना शिवा है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अप्पिको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिण भारत से संबंधित है, कर्नाटक से। तो बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघलने से क्या खतरा है? तो इससे जो है समुद्री तटीय शहरों को डूबने का खतरा है। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वो 1972 में आयोजित हुआ था। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, सतत विकास के लिए 3R का क्या अर्थ है? तो 3R का अर्थ होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना। तो बी ऑप्शन आपका 100 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।